रशिया का यूक्रेन पर हमला हुआ, यूक्रेन पर हमला होने के बाद एयर बेसिस कैप्चर की गई, वहां पर जो सोल्जर्स की जाने गई हैं, सिविलियंस की जाने गई हैं, ये सारी अपडेट्स नेशनल चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंच ही रही होंगी। लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो इस समय स्टैंडर्ड है यूक्रेन में, जो वापस घर आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, जिनको लेकर इंडियन एम्बेसी ने बाद में एक स्टेटमेंट भी जारी की जिसमें कहा गया कि एक फ्लाइट को वापस मुड़कर आना पड़ा क्योंकि एयर स्पेस जो है वो यूक्रेन ने बंद कर दी है अपनी। ये सब होने के बाद जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनका क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइमनजीत सिंह हैं जो कि यूक्रेन में ही एमबीबीएस कर रहे थे, अभी इस समय जम्मू कश्मीर में हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जिनके साथ ही टच में हैं, जो इस समय यूक्रेन में हैं, जो डिमांड यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें वापस घर लाया जाए। जो फुल नियरली वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है यूक्रेन में, उससे बचकर वो वापस अपने घर आ सके, अपने परिजनों से मिल सके। तो साइमन, सबसे पहले मुझे यही बताएं कि इस समय जो आपकी बात वहां पर हो रही है स्टूडेंट से, क्या सिचुएशन है यूक्रेन की, मिलिट्री सिचुएशन क्या है वहां पर, ऑन ग्राउंड क्या देखने को मिल रहा है? आज से अगर हम 2 दिन पहले की भी बात करें तो वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट वगैरह कोई भी वरी नहीं था, क्योंकि यूक्रेनियन गवर्नमेंट का यही कहना था कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये जो भी हुआ है बड़ा ही मतलब अचानक हुआ सबके लिए, और बच्चों ने वैसे 1 हफ्ते पहले से पूरी डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी कि हमें इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि जैसे हमारे साथ कोई पोलैंड के बच्चे थे, अमेरिका के पढ़ रहे थे, कनाडा के पढ़ रहे थे, उनकी गवर्नमेंट ने उनको आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले बुला लिया था वापस। लेकिन बच्चों ने देखा कि हमारी कंट्री वालों ने नहीं बुलाया तो अभी शायद ये सीरियस ना हो। तो अभी तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, काफ़ी फिक्र में है। उनके पेरेंट्स के भी मेरे को फ़ोन आए थे जो मेरे नोन है काफ़ी, जैसे जम्मू के कोई 200+ बच्चे होंगे सिर्फ एमबीबीएस के। अच्छा। तो उनके पेरेंट्स का भी फ़ोन आया था कि काफ़ी अभी सिचुएशन वहाँ पे इस टाइम पे ख़राब है, क्योंकि देखने को जो विजुअल्स भी देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, प्लेन्स गिराए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। तो क्या वो सभी स्टूडेंट्स किसी एक सेफ स्पेस पे हैं, या इस समय यूक्रेन में हालत ये है कि कोई भी स्पेस जो है वो सेफ नहीं है? देखा जाए तो अभी कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि बात होती कि सिर्फ बॉर्डर तक हो रहा होता है शेलिंग वगैरह तो ठीक था, लेकिन वहाँ पे अब जो लोगों का जो पब्लिक एरिया वहाँ पे भी मिसाइल्स के साथ हमला हो रहा है। तो जो वहाँ पे हमारी एम्बेसी है उनका जो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि जो बच्चे जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, कि अभी बाहर कहीं पे जाए नहीं, क्योंकि यूक्रेन में इस टाइम पे मार्शल लॉ लग गया है। तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ा डर था वो पहले ही वेस्ट की तरफ चल गए थे, जहाँ पे पोलैंड वगैरह, क्योंकि वो भी सेफ है। लेकिन जो बच्चे नहीं जा सके तो अभी तो सारे डरे हैं, और वहाँ पे लाइट्स वगैरह सब कुछ कट हो गई हैं, एंड खाने की भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ की। मुझे बताएं कि इंडियन स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, क्या एस्टिमेट होगा आपका कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल के अलावा भी कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वहाँ पर होंगी, कितने इंडियन बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होंगे? देखिए, इंडियन स्टूडेंट इस टाइम पे 20,000+ हैं, उसमें से 90% सिर्फ एमबीबीएस के हैं, बाकी 10% बच्चे एविएशन के कोर्स के आए होंगे। मैक्सिमम वहाँ पे एमबीबीएस स्टूडेंट है जो फंसे पड़े हैं। एमबीबीएस के लिए क्यों प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स यूक्रेन जो है वहाँ पर जाकर पढ़ना? आपने क्यों प्रेफर किया कि यूक्रेन में जाकर? सिंपली मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था, तो इंडिया में सीट नहीं निकलने का एक ही रीज़न होता है सबका, बाहर जाने का, नहीं तो कौन जाना चाहता है घर से दूर। तो यही है कि इंडिया में सीट नहीं मिलने के कारण वहाँ पे अफोर्डेबल है, इसलिए हम यूक्रेन गए थे। वहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज ही हैं जहाँ पर एमबीबीएस के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं? जब हम गए थे तो एक इंडिया की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने जो ऑथराइज की होती है यूनिवर्सिटी, सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उन्हीं की ही डिग्री वैलिड होती है। तो अभी जितने भी 20,000 स्टूडेंट हैं वहाँ पे कोई 6-7 यूनिवर्सिटीज होंगे एमसीआई सर्टिफाइड, बस उसी यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ रहे हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहे हैं? मैं अभी कीव कैपिटल में, यूक्रेन के कीव में हूँ, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से एमबीबीएस कर रहा हूँ। और यहाँ की कीव भी अभी सेफ नहीं है, वहाँ पे भी मेरे को वीडियोज़ आई थी कि कैपिटल में वहाँ पे भी शेलिंग वगैरह हुई है। अच्छा, वहाँ पे भी। तो आपके जेएनके के भी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स से जाना जाए, तो कितने दिन पहले आपको कोई वार्निंग मिली होगी कि आप अगर वापस आना चाहते हैं इंडिया, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से कोई ना कोई वार्निंग तो जरूर गई होगी? यही सबसे बड़ा मतलब ब्लंडर मैं बोलूँगा हुआ है कि जो दूसरी कंट्रीज की एम्बेसी थी उन्होंने आज से कम 4 हफ्ते पहले अपने स्टूडेंट्स को बुला लिया था, इवन जो वहाँ पे रह रहे थे वगैरह। और हमने भी उस टाइम पे एम्बेसी से कांटेक्ट किया था कि हमें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, क्लासेस का अटेंड करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो एम्बेसी का पूरे टाइम कोई भी अपडेट नहीं आया कि आपने जाना है या नहीं जाना।
सिर्फ 4 दिन पहले इनका अपडेट आया है कि सिचुएशन खराब हो गई है, तो अब हम आपके लिए फ्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं। सिर्फ 4 दिन पहले, और आज अटैक हुआ है और सबको पता था 2 महीने से सब कुछ चल रहा है, तब तक एम्बेसी ने कुछ भी नहीं किया। 4 दिन में पॉसिबल है कि 20,000 बच्चों को इमीडिएटली इवैक्यूएट किया जाए? अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात की जाए, कितनी फ्लाइट्स इंडिया और यूक्रेन के बीच में आती जाती रहती हैं कि अगर नॉर्मल बच्चों को कह दिया जाता कि अगर आप वापस आना चाहते हैं आ जाएं, तो बच्चे खुद अपने दम पर जो है वो खुद पैसे खर्च कर खुद फ्लाइट बुक करके वापस आ सकते थे? इसी चीज़ की अभी मैं बोलूँगा नाराज़गी है बच्चों की वहाँ पे, कि हमें अगर पहले बता दिया होता तो हम इन चीज़ों में नहीं फंसते। और ये कोई मुश्किल डिसीजन भी नहीं था इंडिया ने, बेसिकली अगर दूसरी कंट्रीज करी हो तो तुम भी कर दो कि तुम्हारे सिटीजन्स आ जाएं अच्छे से। अब वहाँ पे ये हुआ है कि इन्होंने 4 दिन पहले ही बस एक चार्टर फ्लाइट की है, जैसे कोरोना के टाइम पे भी पहले हमारे लिए की थी। तो उस चार्टर फ्लाइट का क्या है कि सिर्फ 250 बच्चे आए हैं उसमें, एंड उसमें भी कुछ बच्चे नहीं आ सके क्योंकि इन्होंने फ्लाइट्स के चार्जेस ही बहुत ज़्यादा रखे थे। फ्लाइट वो कब उड़ी? फ्लाइट वो उड़ी थी आज से 3 दिन पहले, और आज भी एक फ़्लाइट जानी थी और वो बीच रास्ते से ही वापस आ गई क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन ने अपना एयर ट्रैफिक बंद कर दिया था। और जो फ्लाइट्स इन्होंने की भी है अभी, जैसे नॉर्मल टिकट हमारी हो जाती थी 20 से 25 हज़ार की, और इंडियन गवर्नमेंट ने वो अभी 70,000 की 70,000 की फ्लाइट 70,000 की है। बात ये कि अब हर एक बच्चा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, 70,000 हर एक के पास एट ए टाइम नहीं होते। तो कुछ बच्चे इस चीज़ में भी रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है कि आप इस टाइम पे भी बिजनेस करने का सोच रहे हो जब आपको हेल्प करनी चाहिए अपने लोगों की। क्योंकि पेरेंट्स को और फैमिली की अक्सर यही कोशिश होती है कि बच्चे की जान बच जाए, पैसे बाद में देखे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्होंने आपके साथ भी कांटेक्ट किया हुआ? किसी ने पैसे अरेंज करने की कोशिश की होगी या पता करने की कोशिश की होगी कि इंडियन साइड से क्या कोशिशें की जा रही हैं उन्हें वापस लाने के लिए? मेरी कल ही मेरे दोस्तों का फ़ोन आया था जो कि खार्किव में है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, खार्किव एक स्टेट है उसका तो बॉर्डर ही रशिया के साथ लगता है, और एक कीव में बच्चे हैं। तो खार्किव से बच्चों का आया था कॉल, सारे यही बता रहे थे कि यार इन्होंने ऐसे कर दिए, इतनी महंगी फ़्लाइट्स हम कैसे आए, कि सारे परेशान थे। फिर उनका ये प्लान था कि किसी ने तो मार्च की टिकट करा ली थी, मार्च एंडिंग की, जब फ्लाइट सस्ती होती जो नॉर्मल था। अब इस फ्लाइट में तो वो आ नहीं सके। और इस समय ऐसे नॉर्मल फ्लाइट्स आपने कहा 20 से 25 हज़ार रुपए में हो जाती हैं। अब जब एयरबेस क्लोज हो चुका है, क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है अगर बच्चों को वापस इंडिया लाना है तो उसके लिए? अभी सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है कि यूक्रेन का बॉर्डर लगता है पोलैंड के साथ। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि जो भी इन्होंने डिले वगैरह किया है, अब उसको छोड़ के इनको पोलैंड के साथ बात करनी चाहिए कि सेफ कॉरिडोर बनाया जाए अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि इंडियन स्टूडेंट यूरोप में जा सके, और थ्रू यूरोप इनको फ़्लाइट अरेंज करके अपने बच्चों को वापस लाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबल वे नहीं है। क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर तो रशिया के साथ लग रहा है मैक्सिमम, और बेलारूस के साथ लग रहा है। बेलारूस भी रशिया की ही एक पूरा उनकी है कंट्री, एक तरह से मतलब काफ़ी उनके साथ नज़दीक है। तो जो पॉसिबल वे है वो सिर्फ यही है कि पोलैंड लेके जाएं बच्चों को अभी, नहीं तो जब पॉसिबल हो सके, क्योंकि अभी तो वहाँ पे शेलिंग हो रही है। सुबह सुबह इन्होंने सारे एयरपोर्ट पे कीव के खार्किव के एयरपोर्ट पे इन्होंने मिसाइल्स के थ्रू रनवे ख़राब कर दिए सारे। तो अभी सिर्फ एक ही ज़रिया है अभी, नहीं तो जब सेफ़ हो, जब ले जा सकें बच्चों को पोलैंड लेके जाएं, पोलैंड के थ्रू उनको यूरोप में एंट्री कराएं, और थ्रू यूरोप फ्लाइट करके जल्दी से जल्दी लाना चाहिए बच्चों को। अभी मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल्स में हैं, या मोस्टली जो बच्चे हैं वो यही सोच कर कि हमें इवैक्यूएट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं? कल ही कुछ बच्चे गए थे जो चार्टर फ्लाइट अभी आनी थी ना उसके लिए, एंड वो चार्टर फ्लाइट तो रास्ते में पीछे मुड़ गई, एंड बच्चे एयरपोर्ट पे फंस गए थे। एंड जो कुछ बच्चे रास्ते में थे एयरपोर्ट के, एंड रास्ते में ही शेलिंग हो गई थी और उनको वहाँ से पीछे ले जाना पड़ा। और अब एम्बेसी ने बोला था कि जो बच्चे यूक्रेन में कीव में फंस गए हैं, जो ऐसे आए थे, तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको असिस्टेंट करने की करेंगे ट्राई। तो अभी मतलब सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कि इट इज़ रियली डेंजरस देयर। तो मैं तो ये बोलूँगा कि थ्रू पोलैंड, क्योंकि यही पॉसिबल है कि इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली। आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या मालूम है कि अगर रोड ट्रिप करके, बसेस के ज़रिए, अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बच्चों को अगर पोलैंड लेकर जाना है, तो जिन जिन जगहों पर मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितना डिस्टेंस है? क्या पोलैंड सेफली पहुँचा जा सकता है इस समय, जिस समय बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है? काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ना वेस्ट की साइड है, जैसे यूक्रेन है ना, एक ईस्ट के साइड आ गया रशिया, वेस्ट के साइड आ गया यूरोप सारा।
तो काफ़ी यूनिवर्सिटी हमारी पहले से यूरोप की तरफ है, जैसे खार्किव हो गया, कीव यूनिवर्सिटी होगी, खार्किव में और मतलब 3-4 जगह, खार्किव एक स्टेट है, वहाँ से तो ऑफ कोर्स दूर पड़ेगा, लेकिन वहाँ से रुकने से तो अच्छा है कि किसी सेफ जगह लेके जा सके। ऐसे नहीं तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे कीव में सोवियत यूनियन के टाइम के बंकर्स बने हुए हैं, तो उन्होंने तो ये भी बोला है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा शेलिंग वगैरह होती है तो आप बंकर में जाओ, सेफली रहो। लेकिन कितना ही सेफ होगा बंकर में भी, मतलब कोई बात हो ना कि बंकर में रुक जाओ तुम। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो इम्पॉसिबल है, अभी तो शेलिंग हो रही है, बस लेके जाएंगे तो बस पे हमला कर देंगे, ऐसा है वहाँ पे। तो जब पॉसिबल हो सके तो बच्चों को लेके जाएं वो पोलैंड। और अभी जिस तरह अभी इंडियन एम्बेसी वहाँ पे बच्चों को थ्रू फाइनेंशियली ऑल्सो, बिकॉज एज ए स्टूडेंट वी आर नॉट वर्किंग देर ना, हम भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, बस कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल कम कैश जो होता है आपके पास हो गए, बाकी अकाउंट में भी ज्यादा पैसे नहीं रखे होते। देखो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं जैसे हॉस्टल में, एंड मैस लगी होती है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वहाँ पे मैस भी बंद होगी क्योंकि वहाँ का स्टाफ ही भाग गया है। मतलब इतना डेंजर है अभी वहाँ पे कि जो स्टाफ है खाने बनाने वाला सारा वो भी भाग गया, बच्चों को खाने की भी अभी दिक्कत हो रही है। तो जो पैसे की बात है, कुछ कंसल्टेंसी है, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि आप हमारे ऑफिस में आओ अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या कुछ भी ना, तो कर रहे हैं, लेकिन कितना करेंगे, कोई कितना ही कर सकता है किसी का ना। एटीएम्स वगैरह भी सुनने में यही आ रहा है कि वहां पर खाली हो चुके हैं, क्योंकि हड़बड़ी जिस समय मच गई तो उस समय हर एक ने कोशिश किया कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अपने लिए रख लिए जाएं। हाँ जी, सुबह ये अटैक सुबह 5 बजे स्टार्ट हुआ था, तो मेरे दोस्तों को उसी टाइम फ़ोन आ गया था कि नींद खुल गई है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है बम ब्लास्ट की। एंड जैसे सायरन हम देखते हैं फिल्मों में जैसे बजते हैं, वैसा ही पूरा मतलब ड्रामेटिक सीन हो गया था वहाँ पे, सायरन की आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाया। तो सुबह होते होते उन्होंने सोचा कि चलो कुछ खाने पीने का सामान ले लेते, कुछ होता है ना थोड़ा स्टॉक में रख लें। तो मार्केट सारी ख़त्म, जितने भी स्टोर हैं वहाँ पे बड़े बड़े बंद हो गए थे, कुछ चल रहे थे, अभी वो भी ऑटो स्टॉक हो गए। एंड एटीएम में लंबी लंबी 100 बंदे खड़े हैं, इतनी बड़ी लाइनें, एंड काफ़ी एटीएम्स का कैश भी ख़त्म हो गया। तो अभी तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को लाइफ का भी डेंजर है, पैसे भी नहीं है कि यहाँ वहाँ भी जा सकें। तो जो यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है उनके ना कॉन्टैक्ट में होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ पे सारा बच्चों का देखते हैं ना एडमिशन का वगैरह, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे वो हॉस्टल में या बाहर है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इंडियन एम्बेसी को थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एक पूरी डिटेल लिस्ट निकाल के बच्चे कहाँ पे है एक जगह रख के उनको इवैक्यूएट करना चाहिए। एक दिन भी वहाँ पे रहना डेंजर ही है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल सेफ नहीं भी वहाँ पे रहना। नहीं मानते, गलती यही है कि ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस जो है आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले होना चाहिए था। इंतजार बहुत कर लिया गया और अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो गई है, मतलब कि जब हमारे जो साथ के थे जो दूसरी कंट्री से, मैंने आपको बताया, जब उनको इवैक्यूएट कर लिया तो बच्चों में तभी थोड़ी ना वो हो गया था कि यार हमें क्यों नहीं लेके जा रही, शायद सेफ है या कुछ है, होता है ना, कंफ्यूज हो गए थे। उस समय भी कुछ बच्चों ने फ्लाइट्स बुक की कि हम वापस चले जाएंगे कि बहुत कम, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ जैसे 20,000 बच्चे हैं, जैसे रिकॉर्ड में है ना 20,000 बच्चे, तो अब लगा लो कि इस टाइम पे 17 नहीं तो 18,000 तो एट प्रेजेंट वहाँ पे बैठा ही होगा। बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन ये भी है कि जिस समय 2-3 दिन पहले जैसे आपने कहा कि एम्बेसी ने बोला कि अगर आप वापस आना चाहते हैं इवैक्यूएट कर लें, तो बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि वो लोग खुद वापस नहीं आए जिस समय एम्बेसी कह रही थी कि आप वापस आ जाएं। तो कितनी ऐसी फ्लाइट्स उड़ी होंगी इन 4 दिनों के अंदर अंदर जिसमें पॉसिबल था कि बच्चे वापस आते? मैं बोलूँगा कि मोर देन हाफ बच्चे आ सकते थे जब से ये स्टार्ट हुआ है। लाइक मैंने बोला महीने पहले, लेकिन जैसे ही दूसरी कंट्रीज़ वालों ने भी अपने बच्चों को बुलाना शुरू किया, अगर ये तब भी कर देते तो मेरे को नहीं लगता कि अभी वहाँ पे कोई बैठा होता, क्योंकि पेरेंट्स का भी यही कहना था कि स्टडी फिर कंटिन्यू हो जाएगी, फिर सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन जैसे वहाँ पे हालात अगर कुछ बच्चों को ही हो गया तो क्या करना फिर आगे। अब आपकी पढ़ाई का क्या होगा, वो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके की बन चुकी है। पढ़ाई की तो लिटरली हमें भी फिक्र है, क्योंकि पहले चलो अभी ऑनलाइन था कोरोना की वजह से, तो मेरी भी फ़्लाइट थी परसों की वापस, तो मेरे को तो एक तो हो गया कि जाना था, अब वो भी नहीं जा पाऊँगा। एंड फ्लाइट का क्लासेस का तो बहुत कन्फ्यूजन है अभी। हमने भी डीन ऑफिस अपने वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एंड ऑब्वियस है उनकी वो वॉर लगी हुई है, वो कहाँ पे इस चीज़ को करेंगे, तो अभी बहुत ही मतलब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ पता नहीं है क्या होना है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये साइमन थे। साइमन भी यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे हैं, इस समय जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के भी
जेएनके की स्टूडेंट एसोसिएशन है, जिनका ये कहना है कि लगभग 200 के करीब बच्चे हैं जो कि इसी तरीके से यूक्रेन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, जो इस समय वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें भी इवैक्यूएट करने की कोशिश की जाए। और डिटेल्स कलेक्शन के लिए जो है वो नसीर खुएमी, जो कि इसी जेएनके स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने डिटेल्स मांगी अपने ट्विटर के जरिए कि अगर आप वहां पर पढ़ रहे हैं, अपना नाम, फैमिली नेम, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल्स जो है वो भेजें। और उसके साथ साथ में इंडियन एम्बेसी की अगर बात की जाए तो इंडियन एम्बेसी ने भी एक एडवाइजरी जारी की है उन सभी इंडियन नेशनल्स के लिए जो कि यूक्रेन में हैं। उनके लिए ये कहा गया है कि यूक्रेनियन एयर स्पेस क्योंकि बंद हो चुकी है, स्पेशल फ्लाइट जितनी भी स्केड्यूल की जा रही थी वो कैंसिल हो चुकी है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं इंडियन नेशनल्स के लिए। एम्बेसी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करेगी ताकि इंडियन नेशनल जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रीलोकेट कर सके, अपने पासपोर्ट और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। उनके साथ साथ में कहा गया है कि आप एम्बेसी की वेबसाइट पर और एम्बेसी के जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम का है, उसको फॉलो करते रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि एम्बेसी क्या कुछ कर रही है आपको इवैक्यूएट करने के लिए। और साथ साथ में एम्बेसी की कुछ हेल्पलाइंस भी दी गई हैं, ये ट्विटर पर जाकर आप देख सकते हैं कि कुछ हेल्पलाइंस भी दी गई हैं जिससे आप इंडियन एम्बेसी जो कीव में है उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि ये जो रशिया ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन जो रशिया यूक्रेन में कंडक्ट कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहां पर लोगों की जान को खतरा है, ऐसे में जो इंडियन नेशनल्स वहां पर रह रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके, उन्हें वापस लाया जा सके ताकि उनकी जान बच सके।